हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गंगा नदी अपवाह तंत्र को बहुत ही आसान शब्दों में और मैप के माध्यम से समझेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गंगा नदी को पढ़ने से पहले उससे संबंधित कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं ताकि हमारा एक बेस बन जाए। देखिए, गंगा नदी के अगर हम उद्गम की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। इसके अलावा भारत की नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। अब भैया, गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है? तो उसकी वजह है दोस्तों बैक्टीरियोफेज वायरस। ये जो वायरस है वो कीटाणुओं को खा जाता है। इसी वजह से गंगा नदी का जो पानी है वो खराब नहीं होता है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर है। इसके अलावा एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि गंगा नदी जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, इसके बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इसकी सर्वाधिक लंबाई है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको नोट में याद रखना है। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी वजह से इसको मैंने नोट में डाला है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा। चलिए अब बढ़ते हैं मैप की ओर और हम सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने गंगा नदी तंत्र का पूरा मैप है। यहाँ पर मैंने हर एक उस नदी को शामिल किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बच्चों को दिक्कत देती है। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक एक चीज़ को हम जूम करके पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। और शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों हम पंचप्रयाग से। यहाँ पर दोस्तों मैंने पंच प्रयागों को जूम कर दिया है। इसमें शामिल है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये जानने से पहले कि भैया ये सब क्या है, यहाँ पर एक पहला प्रश्न बनता है कि भैया इन पंच प्रयागों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। और इनको बच्चे भूल जाते हैं कि भैया पहले विष्णु प्रयाग आता है, रुद्र प्रयाग आता है या फिर कर्ण प्रयाग। तो देखिए, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर याद करने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ट्रिक है बनकर देव। बा से हो जाएगा दोस्तों आपका विष्णु प्रयाग, ना से हो जाएगा नंद प्रयाग, का से हो जाएगा कर्ण प्रयाग, रा से हो जाएगा रुद्र प्रयाग। ये हो गया अपना बनकर। देव से हो जाएगा देव प्रयाग। देखिए, एक प्रश्न बनता है कि भैया इन पांचों प्रयागों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। तो इन्हें याद करने के लिए उत्तर से दक्षिण का क्रम है बनकर देव। बा से विष्णु प्रयाग, ना से नंद प्रयाग, का से कर्ण प्रयाग, रा से रुद्र प्रयाग और देव से देव प्रयाग। इस तरह से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है अलकनंदा। अलकनंदा नदी जो है वो सातोपत हिमनद से निकलती है, यानी सातोपत ग्लेशियर से निकलती है। थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ती है तो यहाँ पर एक नदी निकलती है धौली गंगा। धौली गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है। यहाँ पर एक नीतीला दर्रा है, यहाँ से धौली गंगा का उद्गम होता है। तो धौली गंगा जो है अलकनंदा से जिस स्थान पर मिलती है उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। इसके बाद दोस्तों अलकनंदा थोड़ी सी और आगे जाती है और यहाँ पर इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। ठीक है, ये जो नंदाकिनी नदी है यह नंदा देवी पर्वत या फिर त्रिशूल पर्वत के तलहटी से निकलती है और जिस स्थान पर ये अलकनंदा से मिलती है उसको कहा जाता है नंद प्रयाग। तो इतना आप अच्छे से समझ गए। इसके बाद में अलकनंदा थोड़ी सी और आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक पिंडारी नदी इससे आकर मिल जाती है। ठीक है, जिस स्थान पर पिंडारी नदी मिलती है उसको कहा जाता है कर्ण प्रयाग। और पिंडारी नदी का उद्गम पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। इसके बाद में अलकनंदा थोड़ी सी और आगे बढ़ने लगती है जहां पर इससे मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम केदारनाथ से होता है और जिस स्थान पर
मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं भागीरथी नदी की। दोस्तों, भागीरथी नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर या फिर गंगोत्री हिमनद से होता है। इसी भागीरथी नदी की एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है भिलंगना नदी। भागीरथी और भिलंगना इन दोनों के संगम पर ही टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध के बारे में आपको याद रखना है कि यह जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भागीरथी नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है और अलकनंदा से मिल जाती है और जिस स्थान पर मिलती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग। तो आपको पांचों प्रयाग अच्छे से समझ आ गए। इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम याद किया है हमने, और वो ट्रिक क्या है, बनकर देव। ठीक है, जब भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में तो इसको जाना जाता है गंगा के नाम से। इससे पहले इसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता। दोस्तों, ये जो गंगा नदी है यह देवप्रयाग से होते हुए आगे बढ़ती है और मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करना इसका आरंभ हो जाता है। यहाँ पर ये मैदानों में प्रवेश करने लगती है हरिद्वार से, थोड़ा सा आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पर इसकी पहली सहायक नदी इससे मिलने आ जाती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा के बारे में आपको याद रखना है कि रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गढ़वाल पहाड़ी से, उत्तराखंड से। और रामगंगा नदी जो है इसके किनारे पर 3-4 शहर हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनका नाम है बरेली, रामपुर और मुरादाबाद। ये कुछ शहर हैं जो कि रामगंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो इन शहरों से होते हुए ये जो रामगंगा नदी है यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर या फिर कन्नौज नामक जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। रामगंगा के बारे में कुछ बातें याद रखना है कि गढ़वाल पहाड़ी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। यह जो है वो गंगा की पहली सहायक नदी है और बरेली, रामपुर और मुरादाबाद से होते हुए कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद में दोस्तों गंगा नदी पूर्व की ओर बहने लगती है और यहाँ पर प्रयागराज में इससे यमुना नदी आकर मिलती है। यमुना नदी के बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम गंगा नदी के बाएं तट से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है उनके बारे में जान लेते हैं। ये मैंने वापस से मैप को और अच्छे से जूम कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो हम यमुना नदी को बाद में पढ़ेंगे। गंगा नदी पूर्व की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ पर गाजीपुर नामक एक स्थान पर गोमती नदी आकर गंगा नदी से मिलती है। गोमती नदी के बारे में आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि इसका उद्गम जो है वो मैदानी क्षेत्रों से होता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत, यहाँ पर एक फुलहर झील है, इसी से ही गोमती नदी का उद्गम होता है। और इसी गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर नामक कुछ जिले हैं, कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं। इनसे होते हुए ये जो गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आती है और यहीं पर गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। गोमती नदी के बारे में सारे तथ्य आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों गंगा नदी यहाँ से वापस पूर्व की ओर बढ़ने लगती है और यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश का बॉर्डर समाप्त हो जाता है, बिहार का बॉर्डर शुरू हो जाता है। बिहार के छपरा नामक स्थान पर यहाँ गंगा नदी से एक नदी मिलने आती है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंग हिमनद से होता है। अच्छे से याद रखेंगे, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मापचा चुंग हिमनद से। घाघरा नदी जो है वो बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी से मिल जाती है और घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। इसी सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब गंगा नदी वापस से आगे बढ़ने लगती है। अभी गंगा नदी बिहार में ही है, यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश का बॉर्डर समाप्त हो गया था। जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ती है तो बिहार के पटना में इससे सोन नदी मिलती है। देखिए गंगा नदी की जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं ना, यानी दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदियां हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी बाईं ओर से जो नदियां इससे मिल रही है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, उनको जान रहे हैं। तो हम सोन नदी को बाद में पढ़ेंगे। गंगा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो इससे अपने बिहार के सोनपुर में गंडक नदी मिलती है। गंडक नदी के बारे में 2-3 बातें याद रखना है। गंडक नदी जो है इसका उद्गम नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से होता है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है नोवेन ग्लेशियर। गंडक नदी के बारे में एक बात और याद रखना है कि भैया इसको पुराणों में सदा नीरा भी कहा गया है। ठीक है, ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं।
जैसे ही यह आगे बढ़ती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम जो है वो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से होता है और इसी को सप्तकोसी भी कहा जाता है, क्योंकि ये 7 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनती है, जैसे सुनकोसी, अरुण कोसी, तुषार कोसी। इनके नाम याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है। कोसी नदी जो है वो कुर्सेला नामक स्थान पर, कुर्सेला जो है वो बिहार में है, तो कुर्सेला नामक स्थान पर आकर अपने गंगा से मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी के बारे में एक बात याद रखना है कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है और बिहार में इसकी वजह से काफ़ी बाढ़ आती है। इसी वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना समझ आ गया। गंगा नदी फिर से पूर्व की ओर बढ़ने लगती है और अपने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से एक नदी का उद्गम होता है जिसको कहा जाता है महानंदा। ठीक है, महानंदा जो है वो गंगा नदी से मिलती है, लेकिन ये भारत में नहीं मिलती। गोदागिरी घाट, नवाबगंज जिला, बांग्लादेश में जाकर महानंदा जो है वो अपने गंगा नदी से मिल जाती है। तो अपन ने बाईं ओर से गंगा की सहायक नदियों को देख लिया। अब दाईं ओर से कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमने पूरे मैप को एक साथ वापस से प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ रही होगी। देखिए, गंगा की जो बाईं ओर से जो भी नदियाँ मिलती है उनको हमने देख लिया। महानंदा के बारे में एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है वो गंगा की अंतिम सहायक नदी है। पहली सहायक नदी कौन सी थी? रामगंगा। और अंतिम कौन सी है? महानंदा। ठीक है, इतनी आपको क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब हम गंगा के बाएं तट से कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है यमुना नदी का। तो इसको हम वापस से जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूंछ की पहाड़ी या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई है 1376 किलोमीटर। दोस्तों, ये जो यमुना नदी है यह दिल्ली, आगरा, इटावा, हमीरपुर और बांदा से होते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हम यमुना की कुछ सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ ये पूछा जाता है। तो देखिए, यमुना की पहली इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम है यह मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ियों से होता है। फिर ये उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद में यह उत्तर प्रदेश के इटावा नामक जिले में आकर यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में एक बात याद रखना है कि ये जो है 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है और उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिलती है। चंबल की कुछ सहायक नदियां हैं जिसका नाम है काली सिंध, पार्वती, और राजस्थान से एक नदी निकलती है अरावली पर्वत से जिसका नाम है बनास नदी। तो ये सभी सहायक नदियां चंबल में मिलती है और चंबल जो है उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना से मिल जाती है। चंबल नदी के बारे में एक बात और बता दूं जो कि आपको याद रखना है। देखिए, चंबल नदी पर 2-3 बांध है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला है गांधी सागर। गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में राणा सागर और जवाहर सागर जो है वो राजस्थान में है। इसके बाद में यमुना की अगली सहायक नदी है सिंध नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना से मिल जाती है। अगली इंपॉर्टेंट है बेतवा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका उद्गम होता है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर से होते हुए हमीरपुर में आकर यमुना से मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों, यमुना की अगली सहायक नदी है जिसका नाम है केन नदी। केन नदी का जो उद्गम है वो कैमूर की पहाड़ियों से होता है, मध्य प्रदेश के कटनी जिले से। यह मध्य प्रदेश से सीधे उत्तर प्रदेश में जाती है और उत्तर प्रदेश के बांदा में जाकर यमुना से मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 427 किलोमीटर और इसको मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी भी कहा जाता है। पांडव और गाथा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है वो इसी केन नदी पर स्थित है। इसके अलावा इसी नदी पर केन घड़ियाल केंद्र भी स्थित है जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर की सीमा पर स्थित है। और केन नदी को और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा 2005 में। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी ही जाती है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम थोड़ा सा पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी की टोटल लंबाई है 780 किलोमीटर। इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक परियोजना इस पर बनाई गई है, बाण सागर परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश के शहडोल में है और यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा सोन नदी के बारे में एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। आपने विशाख दत्त का नाम तो सुना ही होगा। विशाख दत्त की एक रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में सोन नदी का उल्लेख किया गया है और इसमें सोन नदी को सोन नहीं कहा है, हिरण्यबाह कहा है। ठीक है, हिरण्यबाह, इसको अच्छे से याद रखिएगा। सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अपने बिहार से होते हुए बिहार के पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ पर ये अमरकंटक है। अमरकंटक से दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, एक सोन नदी जो कि गंगा से मिलती है, दूसरी है अपनी नर्मदा नदी जो कि अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर इसका प्रवाह होता है। यहाँ पर आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम जैसे ही थोड़ा सा पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक पठार दिखेगा जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। इससे पहले आपको एक चीज और जूम करके बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये है अपनी गंगा नदी। गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल के फरक्का पे पहुँचती है और फरक्का में यहीं पर फरक्का बैराज बनाया गया है। जैसे ही ये फरक्का में पहुँचती है तो गंगा नदी दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा को कहते हैं हुगली धारा, ठीक है, हुगली नदी, और दूसरी धारा जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसको भागीरथी कहा जाता है। नाम अच्छे से सुनिएगा, इसको क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? भागीरथी नदी। हुगली धारा जो है वो पश्चिम बंगाल में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और हुगली से आकर उसकी एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से। तो आपको ये समझ आ गया, गंगा नदी दो धाराओं में बटी, एक हुगली के रूप में अपने पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरी, दूसरी भागीरथी के रूप में अपने बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। इसके बाद में इससे बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास में कैलाश श्रेणी है और यहीं पर एक हिमनद है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग हिमनद। ठीक है, तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए ये जो है वो गंगा से मिलती है। जैसे ही यह गंगा की भागीरथी धारा से मिलती है तो इसको कहा जाता है मेघना और आगे चलकर इसका नाम पड़ जाता है पद्मा और पद्मा के रूप में यह अपने बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ पर अपना सुंदरवन डेल्टा है, ये तो आप जानते ही होंगे। वापस से मैं जूम आउट कर देता हूँ, पूरा मैप आपके सामने है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में इसी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी सहायक नदियों को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तभी अगला वीडियो आ पाएगा। थैंक यू।